तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 9th के मैथ का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर अब डाल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल 100% अच्छे से मैथ को समझना, तो आप मेरे चैनल से जुड़े। आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, हर एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अब हम देखना ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको। तो चलिए अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना ही स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.5 में क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, बोला कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो हमको इसमें बताना है कि कौन कौन सा परिमेय है और कौन कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी पर यहाँ पर ले लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम बताएंगे कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दो है ना, दो एक परिमेय संख्या है और √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं हम, तो हमारा जो आंसर आता है वो आंसर आता है अपरिमेय। क्या आता है आंसर? अपरिमेय। ठीक है, तो इसके सामने हम लोग लिख देंगे अपरिमेय। ठीक है, चलिए समझ के बात को ना। अब देखिएगा, अगर इसको हम लोग बिल्कुल ब्रैकेट से तोड़ दें और फिर इसके बाद सॉल्व करें, तो देखिए ये कैसा संख्या आता है। तो सबसे पहले 3 + √23 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर -√23 हो गया। ठीक है, यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 3 हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2√7 और बटे में 7√7। तो 7√7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2/7, यानी कि 2/7 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 1/√2। अगर एक में √2 से भाग देते हैं और हमारे पास एक एक परिमेय संख्या है और √2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग लगाते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो एक आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2π है। आपको पता होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और उसमें परिमेय संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आ जाएगा? हमारे पास अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमारे पास व्यंजक है, आप देख सकते हैं 4 हमारे पास व्यंजक है और इसको हमको सरल करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी पर ले लिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा कि 3 + √3 और यहाँ पर बोल रहा कि 2 + √2 और दोनों के दोनों ब्रैकेट में हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर जो 3 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और 2 + √2 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद √3 हमारे पास प्लस में है तो √3 को यहाँ पर लिख लेंगे, फिर से इसको लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, और चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे 3 दूनी का 6, 3 में √2 से गुणा कीजिएगा, 3 √2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 √3 हो जाएगा हमारे पास। इसमें गुणा करने के बाद हमारे पास 2 √3 आ जाएगा और फिर इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? √6 आ जाएगा। समझ गए? तो इसके बाद हम लोग इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 - √3 है, यहाँ पर प्लस √3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 - √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करना स्टार्ट करते हैं। 3 3 = 9 और 3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 3 √3 हो जाएगा। √3 में √3 से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? √9 और √9 का मान क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, देखिए 9 में से अब 3 घटाना पड़ेगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास
3√3 जो है ये प्लस में है और यहाँ पर 3√3 जो है ये माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हम लोग करा लेंगे और हमारे पास आंसर आ गया, आंसर 6 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये हमने फॉर्मूला पर अप्लाई कर दिया इसको। अब देखिए √5 का स्क्वायर क्या होगा, √25 होगा और √25 का वैल्यू जो होता है वो 5 होता है। √2 का मान क्या होगा, √4 होगा, √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 2√10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और इसमें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे पास √5 और यहाँ पर हमारे पास √5 + √2, यहाँ पर हमारे पास -√2, यहाँ पर हमारे पास √5 + √2 है ना। चलिए इसको अब फिर से गुणा करना स्टार्ट कर देंगे हम। तो √5 को √5 से गुणा करेंगे √25 आ जाएगा, √5 को √2 से गुणा करेंगे √10 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर ये माइनस में है और यहाँ पर ये प्लस में है, तो प्लस माइनस मिल करके हमारे पास माइनस आ जाएगा और √10 आ जाएगा। √2 में √5 से गुणा कीजिएगा √10 आ जाएगा, √2 में √2 से गुणा कीजिए क्या आएगा, √4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लिए। इसके बाद 25 रूट में है तो यहाँ पर मान आ जाएगा 5 और √4 है ना, ये क्या है, ये हमारे पास ये √4 है, √4 का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कैंसिल करा सकते हैं और हमारे पास आ गया कितना, 5 + 2 यानी कि 7 आ चुका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों अब हम देखना है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार देंगे, मैं आपको समझाता हूं ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। देखिए पाई यहां पर जो है ना, पाई को पहले लिखता हूं। ठीक है, देखिएगा पाई को मैंने लिख लिया यहां पर। ठीक है, और पाई जो है ये वृत्त की परिधि, और परिधि को हम लोग सी से दिखाते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस होता है, सी से दिखाते हैं, और उसके व्यास मान लीजिए डी, यानी कि व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि किसका किसका अनुपात चाहिए, यानी कि परिधि यानी कि सी और व्यास यानी कि डी के अनुपात से इस पाई को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, परिभाषित करते हैं, है ना। तो अर्थात यहां बता दिया, मैंने बता भी दिया आपको लिख करके। तो इस कथन का तो इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। मैं बताता हूं, जैसे c/d देख लिए आप बोलेंगे कि तो परिमेय है क्योंकि p/q के रूप में है, लेकिन हम लोग पाई को क्या बोलते हैं, यहां पर एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये। तो क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर के दोनों बराबर होगा, तो आप बोलेंगे तो ये तो नहीं होगा। तो यही बोला कि यहां पर दोनों का अंतर विरोध हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आगे बोल रहा, इस अंतर विरोध का निराकरण अब किस प्रकार करेंगे, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे कि ये दोनों हमारे पास बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक हम वृत्त लेते हैं और ये जो घेरा है इसका परिधि कहलाता है। ठीक है, और परिधि को हम लोग सी से दिखा लेते हैं, और मान लीजिए कि यहाँ पर ये सेंटर है और इसका ये व्यास है, और व्यास को हम लोग किसे दिखाते हैं, व्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं। ठीक है, तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है, परिधि और बटे में व्यास करते हैं, तो देखिएगा तो हमारे पास परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2πr, और व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2r होता है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई। यानी कि
हमारे पास परिधि जो है और जो व्यास है इसका अनुपात पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका निराकरण हम लोग केवल एक लैंग्वेज में दे देंगे। ठीक है, मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग बोल देंगे साफ साफ, यह कोई अंतर्विरोध नहीं है। यहां पर जो ये बता रहा है कि अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा, यहां पर कोई अंतर्विरोध नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? अंतर्विरोध तो दिख रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि जब हम किसी पैमाने से किसी लंबाई को मापते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जो वृत्त था ना, अगर इसको हम लोग पूरा लंबाई को मापें, ठीक है, चाहे अगर हम व्यास को मापें, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, किसी चीज़ से अगर माप के हम देखें तो बिल्कुल सही माप नहीं आता है, बल्कि हमें सन्निकट मान मिलता है। ठीक है, तो देखिए, यह कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी पैमाने से लंबाई को मापते हैं तो हमें सन्निकट परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एकदम सही नहीं प्राप्त होगा, बल्कि सन्निकट प्राप्त होगा। सन्निकट मतलब क्या होता है? बिल्कुल नजदीक का। ठीक है, अतः हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि P या Q अपरिमेय है। जैसे मैं बताता हूं, पाई इक्वल टू सी बाई डी था ना। देखिए, ये एक अपरिमेय संख्या है, आपको ये दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है, बट C जो है, इसका C का जो मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस का मान लेते हैं, यानी कि परिधि का मान लेते हैं जो हम लोग, तो हो सकता है ये एक अपरिमेय संख्या हो। अगर मान लीजिए कि ये अगर अपरिमेय संख्या होता है और हम लोग परिमेय संख्या से भाग लगाएंगे, यानी कि डी हमारे पास परिमेय हो गया, तो इस दोनों का भाग क्या आएगा? ये एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। चाहे अगर मान लीजिए कि हमारे पास सी जो है उसका मान हम लोग ले रहे हैं और परिमेय संख्या आ गया, लेकिन डी का जो मान हमारे पास है ये एक अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग लगाएंगे तब पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या आएगा, और अपरिमेय संख्या बराबर होता है ना। तो देखिए, दोनों में से कोई भी अगर हमारे पास अपरिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग अगर भाग लगाएंगे एक दूसरे, यहाँ पर सी में डी से, तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या आएगा और ये अपरिमेय संख्या के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ बोला कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आपको किस किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा? तो प्रकाल और पेंसिल की जरूरत पड़ेगा, रबड़ का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, और आपका स्केल का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ से आपको लेंथ लेना पड़ेगा, यानी कि लंबाई लेना पड़ेगा 9.3 का। तो देखिए, यहाँ से ये जो जीरो है ना, यहाँ से हम लोग लेंगे, और 9.3 हमारे पास कहाँ पर है? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 9 और 10 के बीच में ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ पर 10 पे तो 10 हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हमारे पास ये संख्या दे दिया हुआ है इसके बीच में। ठीक है, तो 9.3 लेना है, तो 9.1 9.2 9.3 मैं ऐसे करके ले लूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 9.3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए, इस अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको मिलाना होगा। तो चलिए हम मिला लेते हैं पहले, ऐसे करके हम लोग मिला देंगे। ठीक है, अगर आप इससे थोड़ा सा दबा देते हैं ना और इसको यहाँ पर दबा देते हैं, तो ये जैसे ही लाइएगा तो यहाँ पर ये आपको लग जाएगा कि यहाँ पर हमने कर दिया हुआ है। ठीक है, और ये पेंसिल आपका रुक जाएगा। फिर इसके बाद हमको आगे और बढ़ाना होता है। 9.3 है ना, तो 1 सेंटीमीटर हमको और भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 10.3 हो जाएगा। 9.3 है ना, तो 10.3 हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है ना। तो 10.3 के पास हम लोग यहाँ पर कील से थोड़ा सा और भी दबा देंगे, ताकि हम लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए, तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके कर दिया, और फिर से और भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे ऐसे करके। ठीक है,
यहाँ तक समझ गए, ये हमारा पहला काम है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम अपने प्रकाल को यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमारे पास 9.3 ये पॉइंट तक आया हुआ हमारे पास, इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक्स्ट्रा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेखाखंड के आधा से ज़्यादा लेकर के हम एक ऊपर कट लेंगे, ठीक है, और एक हम नीचे कट ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब चलिए आगे। अब फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से भी, यहाँ पर स्टार्टिंग ये पॉइंट है ना, इसको अच्छे से देख लेंगे, हाँ बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर एक कट और नीचे भी एक कट ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको बात। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को हम लोग बिल्कुल मिलाएंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास प्रकाल है, इस प्रकाल को हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा जहाँ पर कटिंग हुआ है ना, और स्टार्टिंग पॉइंट को बिल्कुल सही ढंग से मैनेज करके यहाँ पर हमको ऐसे करके रखना होगा, इस पेंसिल की नोक को यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर, और यहाँ पर ये कील रहेगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पर सही आ रहा, तो बिल्कुल सही आ रहा। अब ऊपर से हम लोग आधा सर्कल लेंगे, ठीक है, आधा ब्रेथ ले लेंगे ऐसे करके, समझ में आ रहा बात। तो सही ढंग से आपका आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे करके। चलिए ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका। अब क्या करना है, जहाँ पर हमारे पास 9.3 आ रहा था, ठीक है, हमने ये लेंथ लिया हुआ था 9.3 का। अब इस पॉइंट से हमको 90 डिग्री का कोण लेकर के यहाँ पर एक सीधी यानी कि लंबवत रेखाखंड खींचनी है ना, ताकि इस आधे सर्कल को ये बिल्कुल टच कर सके, ठीक है। तो देखिए हम इसका सहारा लेंगे स्केल का, और ये वाला जो मोटा वाला लाइन दिख रहा ना, तो मैं इसको जा करके इस लाइन पर बैठा लूँगा आराम से। तो देखिए मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा से हो पाए। चलिए लगभग ये हो चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक हम इसको मिला देंगे, ठीक है। किसकी मदद से, प्रकाल की मदद से। देखेंगे कितनी लंबाई है ये वाला, तो थोड़ा सा दोनों हाथ का सहारा लेकर के हम लोग ऐसे कर लेंगे, और फिर ये पूरा काम कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग नीचे की तरफ गिरा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको रेखा जो है ना, संख्या रेखा पर √9.3 को दिखाना है, ठीक है। तो देखिए जिस पॉइंट पर आकर के ये मैच किया है, ये हमारे पास क्या हुआ, √9.3 हुआ। आप बोलेंगे कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए चलिए इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। तो प्रूफ देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को पहले ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज मुझे काफ़ी सर्दी हो चुका है, तब पर भी हमारा मन किया आज पढ़ाने के लिए, तो मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने ऐसे करके ज्वाइंट कर लिया। देखिए इस पॉइंट को मैं ए बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बी बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर सी हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं नेमिंग कर देता हूँ एफ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा आपको। अब चलते हैं आगे, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि जो हमारे पास AC की लंबाई है, ठीक है, AC की जो लंबाई है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक AC हमारा है, तो हम AC की लंबाई को x मान लेते हैं, ठीक है। स्केल की मदद से अगर चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक जो है
ये ए सी है, और इसको हम लोग मान ले रहे हैं ये हमारे पास x हो गया, ठीक है। और x का जो मान हमारे पास है 9.3 है, ठीक है। अब देखिए अगर सी डी को हम देखते हैं तो सी डी हमारे पास क्या है, तो सी डी जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर का है, तो मैं ऐसे करके कर लूँगा सी डी, ठीक है। चलिए सी डी को मैंने कर लिया यहाँ पर, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। माना x इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है, मैं इसको सेंटीमीटर में लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ भी सेंटीमीटर है तो मैंने इसको लिख लिया, है ना। अब चलिए आगे, x इक्वल टू 9.3 हमारे पास हो चुका। हम लोग आएंगे त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है। तो देखिएगा आते हम लोग त्रिभुज बी सी ई में, और इसमें लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस नियम। पाइथागोरस नियम से आपको पता है पाइथागोरस क्यों नियम लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने इस एंगल को बनाया हुआ है जो यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर आप बना भी सकते हैं 90 डिग्री का, आपने देखा था मैंने स्केल की मदद लेकर के यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाया था, ठीक है। अब चलिए पाइथागोरस नियम से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारे पास बी ई है ना, ये बी ई जो हमारे पास है ये बी डी के इक्वल है। आप बोलेंगे कैसे, तो देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में इस चीज़ को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास बी है ना, तो बी ई जो है ये बी डी के इक्वल है, क्योंकि मैंने ऐसे कर गिराया था ना जी। तो यहाँ पर बी ई और बी डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी के चलते मैं बी ई के जगह पर क्या लिखूँगा, बी डी लिखूँगा, ठीक है। अब बी सी की जगह पर हमारे पास क्या है, बी सी की जगह पर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बी सी की जगह पर सिंपल हम लोग छोड़ देंगे, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, सी ई की जगह पर भी कुछ नहीं करेंगे, सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे बी डी का स्क्वायर, और ये वाला जो बराबर है ना, तो बराबर को हटाते हैं, और जो हमारे पास बी सी का स्क्वायर है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट में लेकर आते हैं, तो ये पॉजिटिव है और हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो बी डी का मान है, बी डी का मान कैसे निकल कर आएगा, तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ए डी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे ए सी इक्वल टू एक्स है और हमारे पास सी डी इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा। और x प्लस 1 का मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर, ये जो x प्लस 1 है ना, यानी कि ए डी जो हमारे पास है x प्लस 1 हो जाएगा। तो बी डी का जो मान हमारे पास आएगा ये क्या है, यानी कि ए डी का आधा है बी डी, ठीक है। ए डी का क्या है, आधा है। आराम से सुनिएगा मेरी बातों को तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो हमारे पास ए डी है ये हमारे पास x प्लस 1 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं अलग से, x प्लस 1 है। ए बी जो है ये ए डी का आधा है, और साथ ही साथ बी डी जो है ये भी ए डी का आधा ही है ना। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी का आधा होगा, और ए डी हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, तो मैं इसको आधा करने के लिए 2 से भाग लगा दूंगा, ठीक है। चलिए तो मेरे पास बी डी का मान आ चुका कितना, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यह कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे। अब हमको लिखना है बी सी। देखिए बी सी जो हमारे पास है ना, यहाँ पर बी सी का मान कैसे निकल कर आएगा अभी बताइए। आपने देखा कि हमारे पास बी डी का जो मान है हमारे पास इतना है ना, x प्लस 1/2, और बी सी का मान निकलना है, तो सी डी जो है ये 1 सेंटीमीटर है, मैं 1 सेंटीमीटर घटा लूँगा इसमें से, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मैंने घटा लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी का मान आ जाएगा। बस यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिख लेंगे, x प्लस 1 और बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अच्छे ढंग से मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए तभी सही हो पाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, माइनस
देखिए 2 और 1 इसके नीचे है, 2 1 प्लस है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 में x प्लस 1 से गुणा कर लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है ना तो माइनस की जगह माइनस। 1 में 2 से भाग लेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 हो गया है ना, बराबर क्या हो गया सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास होल स्क्वायर है तो मैं इसको होल स्क्वायर लगा दूंगा, या एक्स प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है x है, और यहाँ पर 1 में से 2 जाएगा कितना हुआ -1 हो जाएगा, बटे में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए या देखिए इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे, ब्रैकेट में से a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, यानी कि 1 में x में गुणा कीजिएगा तो x होगा, फिर 2 में गुणा कर दीजिएगा 2x हो जाएगा, ये तो आपको आता होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, माइनस यहाँ पर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे करके, और बटे में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, बराबर सी का होल स्क्वायर हो चुका। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा अगले पेज पर इसको बता देते हैं, ठीक है, दूसरे कॉपी पर, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है ना, आप बोलेंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस ब्रैकेट को तोड़ें तो क्या हमारे पास आएगा, और दोनों का हम लोग लसा निकाल देंगे तो 4 हमारे पास आ गया, 4 और 4 का लसा क्या होता है 4 होता है। अगर 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे करके, 4 में 4 से भाग देंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 में ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको ब्रैकेट में फिलहाल में रखते हैं, माइनस की जगह माइनस रख लेंगे, और फिर यहाँ से ब्रैकेट देना स्टार्ट करेंगे, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 में ऊपर वाले से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ जाएगा, बराबर क्या हो गया सी का होल स्क्वायर हो चुका। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट को अब तोड़ना सही रहेगा हमारे लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में प्लस 1 से गुणा करेंगे -1, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हमारे पास 2x आ जाएगा, बटे में क्या हो गया 4, बराबर क्या हो गया सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 नेगेटिव है, ये हमारे पास 1 प्लस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2x क्या होगा 4x, और बटे में क्या हो जाएगा 4, बराबर सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x इक्वल टू सी का होल स्क्वायर आ गया, और देख सकते हैं कि x इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर x अंडर रूट में आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा सी ई, ऐसे करके स्क्वायर हम लोग हटा दिए तो अंडर रूट में आ चुका, कन्वर्ट हो चुका, या सी ई इक्वल टू, पता है x हम लोग क्या माने थे, याद कीजिए, देखिए x हम लोग क्या माने थे, आप बोलेंगे 9.3 को माने थे, है ना, देखिए माना लिखा हुआ है, तो हम लोग x के जगह पर क्या रख लेंगे, यहाँ पर 9.3 रख लेंगे, और अंडर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट लगा लेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास फिगर था सी सी ई जो है ना, हमारे पास सी ई का मान हमारे पास कितना आ गया, यानी कि हमारे पास सी ई का मान आ गया √9.3। ठीक है, और √9.3 जो है हमको शो करना है किस पर, संख्या रेखा पर। तो देखिए मैं ऐसे करके सी दिखाता हूँ ना, तो सी ई को अगर मैं नीचे लेकर आता हूँ तो देखिए इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग सी एफ जो है वो सी ई के इक्वल कर सकते हैं, यानी कि सी ई इक्वल टू क्या हो गया सी एफ हो गया। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमारे पास सी ई का मान आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो या सी एफ इक्वल टू √9.3 है ना, और हमारे पास जो सी एफ है ये कितना आ गया √9.3, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया और हमारा प्रूफ हो चुका। तो अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा √9.3। ठीक है, तो चलिए लास्ट में लोग लिख देते हैं, या ए एफ इक्वल टू √9.3। ठीक है, प्रूव्ड। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया हुआ है, अगर समझ में तब पर भी नहीं आया हुआ तो बस आपसे एक ही बात बोलेंगे कि आप फिर से इस वीडियो को देखें और बिल्कुल थोड़ा सा प्रयास करें देख समझने का। ठीक है, आपको पक्का समझ में आ ही जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखना भी स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज यानी कि 1.5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बोला कि निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। ठीक है,
तो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ बोला हुआ पहला में 1/2 √7, दूसरा दे दिया हुआ हमारे पास 1/√7 माइनस √6, तीसरा दिया हुआ है 1/5 प्लस √2, 4 दिया हुआ हमारे पास 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अपने कॉपी पर लिख चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हरों का परिमेकरण कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे हरों का परिमेकरण से। ठीक है, तो देखिए हरों का परिमेकरण हम लोग करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए, हरों का परिमेकरण पता है क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास हर है ना, ये अंडर रूट में है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/√7 है जो ना, यानी कि नीचे वाला जो हमारे पास है क्या है, यानी कि अंडर रूट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हरों का परिमेकरण करते हैं। तो देखिए 1/√7 लिखेंगे पहले, और ये जो हमारे पास √7 है, एक बार ऊपर लिख करके और एक बार नीचे लिख करके इसी में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं √7 में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास √7 आ जाएगा। √7 में √7 से मल्टीप्लाई करने के बाद √49 आ जाएगा। और इसको अगर और भी सॉल्व करते हैं तो √7 और बटे में क्या हो जाएगा 7। आप देख सकते हैं कि हरों का परिमेकरण करने से जो रूट नीचे वाला था हमारे पास ये हट चुका आकर के। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा, इसका भी हम लोगों को हरों का परिमेकरण करना है। तो लिखेंगे ऐसे करके हरों का परिमेकरण से। देखिएगा, हरों का परिमेकरण इसमें भी करेंगे। तो हमारे पास ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन था ना, बिल्कुल इसमें थोड़ा डिफरेंट है ना। क्या है, इसमें केवल एक पद था, इसमें 2 पद है ना, और माइनस से ज्वाइंट है। तो जब भी माइनस से ज्वाइंट रहा है, ठीक है, या प्लस से ज्वाइंट रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक काम करना है, इसको तो यहाँ पर ऊपर और नीचे लिखना ही है। चलिए लिख देते हैं पहले √7, √6, √7, √6, है ना। लेकिन एक काम अलग करना है, यहाँ पर माइनस अगर है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना तक हम हमारा हो गया। अब क्या करना है आगे, देखिए, तो अगर √7 और प्लस √6 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा √7 प्लस √6, और बटे में क्या आ जाएगा a+b, और a-b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए, जब इतना तक हो गया तो हम लोग और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। √7 और √6 को ऐसे करके छोड़ सकते हैं हम लोग। और देखिए, √7 का स्क्वायर क्या होता है, √49 होता है, और माइनस की जगह माइनस, √6 का स्क्वायर क्या होता है, √36 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे √7 प्लस √6 बटे में क्या हो जाएगा 49 का मान हमारे पास क्या आता है 7, और हमारे पास √36 का मान क्या आता है 6। ठीक है, अब इसको हम लोग नीचे लिख देंगे √7 प्लस √6, और देखिए 7 में से 6 जाएगा कितना हुआ, 1 हुआ। नीचे लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, इतना है तो लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 बटे में √5 प्लस √2 दिया हुआ है। तो हरों का परिमेकरण से, चलिए हरों का परिमेकरण करते हैं। 1 बटे में √5 प्लस √2 गुणा √5 माइनस √2, क्योंकि आपको पता है यहाँ प्लस है ना, तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे भी माइनस कर लेंगे। और चलिए गुणा करते हैं, √5 माइनस √2 में 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 में किसी से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर a+b और a-b का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, √5 माइनस √2 और बटे में क्या हो जाएगा √25 माइनस √4 हो जाएगा। √5 माइनस √2 और 25 का वर्गमूल हमारे पास 5 आता है, 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 आता है, और देखिए √5 माइनस √2 बटे में क्या हो जाएगा 3। यही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इस सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 1 बटे में √7 माइनस 2 दिया हुआ है। तो हरों का परिमेकरण से, ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 बटे में √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2 बटे में √7 प्लस 2 हो गया, है ना। ऊपर हम लोग 1 से गुणा कर देंगे तो √7 प्लस 2 और बटे में क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर
√7 + 2 और बेटे में √49 का मान कितना होता है? √7 का मान कितना होता है? तो √7 का मान होता है √49, √49 का मान कितना होता है? 7, और माइनस 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो छोटा में लिख देते हैं √7 + 2 और बटे में 3, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए 1.5 के सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे।